मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही कुछ नई शुरुआत के साथ हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि गत वर्ष 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ पोस्ट हालांकि कम ही निकली है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा आज हम लोग करेंगे। और साथ में ही जो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उनको रामधारी सिंह दिनकर जी की सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी, जो हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, एक कृति है, उसके कुछ पंक्तियाँ हम लोगों ने ली हैं। तो लास्ट में ज़रूर आप रुकें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले बता दें कि एमपीपीएससी भी आपको बहुत कुछ अच्छा कर है। अगर आपने एमपीपीएससी की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर एक बात लिखी रहती है, असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती है, रुक गए फिर चल दी है, मंजिल मिलती ज़रूर है। कितनी अच्छी बात, देखो एमपीपीएससी भी अपनी इस पंक्तियों में कह रहा है कि असफलता परमानेंट नहीं है। कुछ भी कहते हैं ना कि नथिंग इज स्टेबल इन यूनिवर्स, स्थायी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही असफलता है हमारी। और जो इस बार थोड़ा सा निराश हो गए हैं एमपीपीएससी के, जो अभी हाल ही में 17 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी में, तो वो उम्मीद फिर से जगाएं कि एक नया फिर नोटिफिकेशन एमपीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। तो कोशिश करें कि इस बार आपको बेहतर उसमें परफॉर्मेंस करना है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया जाता है उस परीक्षा में चयनित होकर के आपको सफलता दिलानी है। चलिए तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं और अपने आप को निराश ना करें। मध्य प्रदेश रेसिडेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। 30/12/23 को ये जारी किया गया है विज्ञापन। थोड़ा सा मैं पेन निकाल लेता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन के बारे में आप देखेंगे तो 30/12 को ये जारी किया गया है। और सबसे मुख्य जो तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है 28/4/2024। 28 अप्रैल को पेपर होने वाला है। तो आप मान के चलें कि 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लगभग 4 महीने हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग 4 महीने का समय हमारे पास है। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सी चीज़ नहीं है जिसको हम कवर ना कर सकें इन 120 दिनों के अंदर लगभग। तो 28 अप्रैल को पेपर है, ये मुख्य जो डेट है हमें याद रखनी है परीक्षा की। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म भरे जाने हैं, कब से क्या है, इसकी सारी चीज़ें तो ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो देखें आप थोड़ा सा दिनांक 19/1/24, 19 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे तो डेट इसके बारे में दी गई है, 18 फरवरी तक ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना जारी रहेंगे, है ना। तो आप जाकर के जो भी इस बार एलिजिबल हैं और जो पिछली बार भी जिन्होंने दिया है वो हताश ना हो, फिर से एक प्रयास करें और फॉर्म ज़रूर भरें। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य पात्रता परीक्षा जारी की जाती है, उसी प्रकार से राज्य वन सेवा की भी नोटिफिकेशन उसी दिन 30 तारीख को जारी कर दिया गया था। फॉरेस्ट वाला जो है, जो फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो अभ्यर्थी, अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि फॉरेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। हालांकि पोस्टें कम हैं पर दम है, पोस्ट कम है पर दम है, क्योंकि इसकी सैलरी बड़ी अच्छी खासी है। ठीक है भाई, तो इसका भी वही डेट, फिक्स डेट, मतलब एमपीपीएससी या जो प्रशासनिक सेवा की बात करें या फिर वन सेवा की, दोनों का ही एक ही पेपर होता है, एक ही दिन होता है। और दोनों ही पेपर जो जीएस का रहता है और सीसेट का रहता है, दोनों को ही मिलाकर कट ऑफ इसमें जारी किया जाता है वन सेवा में। जबकि एमपीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा वाला होता है उसमें केवल जो जीएस पेपर है पहला वाला, उसी के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है। तो इसकी भी डेट वही है, आप देखेंगे। ठीक है भाई, इसका भी फॉर्म भरना आप
जारी रखे, 19 तारीख से इसका भी फॉर्म भरा जाना है, तो साथ में ही आप जो एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। देखो भाई, विज्ञापन की तिथि 30/12/23 है। आवेदन की प्रथम जो तिथि है वो है 19। अंतिम तिथि जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं 18 फरवरी है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो एक बार फॉर्म चेक कर लें। लास्ट टाइम क्या हुआ, एक स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आता है जब उसने एडमिट कार्ड निकलवाया कि सर एडमिट कार्ड तो निकलवा लिया पर इसमें तो नाम में मिस्टेक आ गई। तो फ़ायदा क्या होगा, वो आगे भी मिस्टेक चलती रहेगी और जब मेंस के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह होगी, मिलान किया जाएगा, तो वहाँ पर वो गलतियाँ सुधारी नहीं योग्य नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि जब आप प्रीलिम्स का फार्म भरें उसमें लापरवाही ना करें। कुछ समय 10 मिनट रुक करके उस जीवन को बनाने वाले फोरम पे 10 मिनट थोड़ा सा स्थिर मन से देख लें कि करना क्या है, उसमें थोड़ा सा काम करें। तो आवेदन अगर मिस्टेक हो भी जाए तो सुधार करने की तिथि 22 तारीख मतलब स्टार्ट है और अंतिम तिथि 2 दिन बाद तक रहेगी, मतलब कि 18 फरवरी के 2 दिन बाद 20 फरवरी तक। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे 20 तारीख को ही। 28 को पेपर है, 8 दिन पहले प्रवेश पत्र पोर्टल पे डाल दिए जाएंगे, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि फिर से आज दोहरा देते हैं, 28 तारीख अप्रैल को है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज़ आप लोग कि कई सारे अभ्यर्थी थोड़ी सी आनाकानी कर जाते हैं कई सारे मामलों में। कुछ समय रुक करके अपने फॉर्म को अच्छे से जांच कर लें, नहीं तो बाद में सुधार करने में बड़े लफड़े रहते हैं। स्टार्टिंग में ही देख ले, ये आपका जीवन, किसी के लिए तो जीवन का ही सवाल होगा ये। तो कोशिश रहे कि ऐसा ना हो, पर ये देखें कि ये जीवन बनाने वाला पेपर है तो उसको बढ़िया बेहतर तरीके से करें आप। ठीक है, पोस्टों के बारे में जो आप लोग जानना चाहते होंगे, बड़े एक्साइटेड है कितनी पोस्टें निकली इस बार, तो पोस्टों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पोस्ट भाई आप लोग देखेंगे कि इस बार बहुत कम, मतलब स्टार्टिंग है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम रहेगी, पर धीरे धीरे पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। टोटल पोस्टों की बात करें तो लगभग 60 पद इस बार जारी किए गए हैं। और अगर इसमें शामिल कर लें हम लोग 14 पद जो फॉरेस्ट वाला है वो भी, तो लगभग 74 जो हैं वो टोटल पद हैं। अब इसमें भी विभाजन कर लेते हैं हम लोग, केवल 60 पद हैं। अब 60 पद क्यों, आप लोग सोचेंगे कि अरे तो इतना कम है अभी तक के इतिहास में। भाई इतिहास में कम नहीं है, स्टार्टिंग है। 0 ईयर घोषित ना हो इसलिए एमपीपीएससी ने लास्ट बॉल पर सिक्सर मार दिया। मतलब कि साल बदलने से एक दिन पहले 30 तारीख को उन्होंने क्या किया, ये काम कर दिया, मतलब कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब धीरे धीरे इसमें नोटिफिकेशन में आप अंदर पढ़ोगे, एक बार जरूर सभी लोग एमपीपीएससी और एमपीपीएससी की साइट पे जरूर जाएं और ओरिजिनल नोटिफिकेशन को लाएं, है ना। केवल इस पे ही नहीं और गहराई से पढ़ें। इस पे तो मैंने कुछ कटिंग ली क्योंकि पूरी बातें अपन शामिल नहीं करेंगे, मुख्य मुख्य बातों को शामिल करेंगे। तो कम से कम साइट पे जाएं और देखें, सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ उसमें दे रखी रहती है। तो ये भी बात उसमें लिख दी गई है कि भाई ये पोस्ट अंतिम नहीं है, पद बीच में बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। ये अधिकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित रखा गया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, बीच बीच में पोस्ट बढ़ती रहती है। आपने भी देखे होंगे, नए नोटिफिकेशन डलते जाएंगे पोस्ट ऐड होती जाएगी। ये तो तुरंत जो उस समय पे उनको लगा कि ये तो कम से कम जारी कर ही दें, तो अब नोटिफिकेशन डल गया है तो उसके आधार पर वो अभी थोड़ा ट्रैक पे काम कर रहा है। तो चिंता ना करें, स्टार्टिंग में जो प्रशासनिक सेवाएं उसकी पोस्टें 60 है और बाकी 14 पोस्ट जो है फॉरेस्ट वाले की है, पर धीरे धीरे बढ़ेंगी, काफ़ी पोस्टें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा पोस्टों में बात कर लेते हैं, कुछ विशेष पदों के बारे में। नंबर 1, राज्य प्रशासनिक सेवा जिला उपाध्यक्ष, यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर, जिसे आप जिला उप जिलाधीश कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें मिस्टेक में लिखा हुआ है जिला अध्यक्ष या जिला उपाध्यक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे उप जिलाधीश। तो डेप्यूटी कलेक्टर जो है उसके लिए पोस्ट निकली है, टोटल 15 है, सभी वर्गों के लिए है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सभी वर्गों के लिए है। और जो डीएसपी, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो डेप्यूटी कलेक्टर की तुलना में डीएसपी पद को ज़्यादा महत्व देंगे, तो इस बार भी वो लगभग 22 पोस्टें निकाली है, अच्छी खासी पोस्टें डीएसपी के लिए। और इन पदों में आप देखोगे एक जो रहता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो सीएमओ रहता है, उसके लिए भी एक पोस्ट है यहाँ पर। साथ में कुछ और पदों की हम लोग बात करें, आबकारी उप निरीक्षक हैं,
वाणिज्य कर विभाग से, तो आबकारी उप निरीक्षक के लिए भी लगभग 10 पोस्टें इन्होंने शामिल करी है। इसके साथ ही जो जनपद पंचायत सीओ जो रहता है, ये भी काफ़ी पावरफुल पद है। मज़ेदार बात यह है कि इस पद के महत्व को आप समझेंगे, आप ग्रामीण लेवल पर जो विकास योजनाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए इस पद को भी चयन कर सकते हैं। अच्छा खासा पावरफुल पद है और बेहतरीन ये पद है। तो इसकी भी लगभग 7 पोस्ट निकली है एमपीपीएससी के द्वारा, और बाकी तो अन्य पद है ही। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा ना। अरे भाई, देखो भाई, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में एक आयोग को लेकर के जो थोड़ा सा विवाद और वाद का विषय ये रहा है, आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है पोस्टों को 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया गया। जैसे 60 पोस्ट है, उनमें से उन्होंने क्या किया गया है, 87-13 का रेशियो निकाला है कि अगर 87% के आधार पर पोस्टें निकाले तो कुल केवल 53 पदों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है कि 53 पदों को यहाँ पर शामिल किया गया है, मतलब 87% के आधार पर। और अगर 13% और शामिल कर दे तो 7 पोस्ट अतिरिक्त ओबीसी के लिए उन्होंने अलग से विभाजित की गई है इस वाले नोटिफिकेशन में। ये देखिए 7 पद यहाँ पर उन्होंने अलग से निर्धारित किए हैं। तो ये दोनों में ये सिस्टम बना हुआ है। एक तो 60 में से 53 पोस्ट तो जो है उस पर तो अभी आपने देखा होगा 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और कई सारे लोगों को पोस्ट मिल गई है। जो बाकी का बचा हुआ है, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो थोड़ा सा लंबित है। जैसे कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसका भी कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक, तो ऐसे इन्होंने इसको भी इसी आधार पर विभाजित किया गया है कि 53 पद जो हैं वो तो उस प्रकार से हैं जो पहले की व्यवस्था है उसके आधार पर, और बाकी जो है इस व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, 7 पद अतिरिक्त। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट वाले की। फॉरेस्ट में जो पद है वो है सहायक वन संरक्षक का। बहुत अच्छा पद है और आप इसको भी चयन कर सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, वो इन पदों को भी चयनित कर सकते हैं। कुल 14 पद यहाँ पर निकले हैं। इसमें भी वही मुख्य भाग की तरह जैसे कि 87-13 का रेशियो था, तो यहाँ पर भी 13 पोस्ट तो रहेगी उसके आधार पर। अगर प्राविधिक रहेगी या जिसको काल्पनिक रखा गया है, प्राविधिक इसलिए कि प्रोविजनल अगर वो रिजल्ट आ जाता है यानी कि कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके आधार पर फिर इनको विभाजित किया जाएगा। तो लगभग 14 पद यहाँ पर भी हैं और कैटेगरी वाइज किया गया है, आप देखेंगे। आदर्श परिवार के टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा, दोनों ही नोटिफिकेशनों को, एमपीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा है उसका और वन सेवा है उसका, दोनों को ही डाल दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी वहां पर देख सकते हो, आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट, जो एकदम नए बिगनर्स है, बाकी तो आप लोग जानते होंगे। बिगनर्स के लिए यह है कि ध्यान देंगे कि गैर वर्दीधारी पदों के लिए, गैर वर्दीधारी पदों का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि डीएसपी का पद नहीं है, जैसे कि कलेक्टर का है, वो वर्दी तो पहनता नहीं है। तो यहाँ पर वही बात की गई है, गैर वर्दीधारी पद यानी जो भी सेना से या पुलिस बल से रिलेटेड पद नहीं है, उनके लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है। ठीक, अधिकतम 40 वर्ष तक है, मतलब आप सामान्य किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, एसटी से हो, ओबीसी किसी से भी 40 वर्ष तक आप रहोगे। फिर इसमें भी पदों का लाभ मिलता है, इसमें भी कैटेगरी का लाभ मिलता है। जैसे मान लो कि कोई कैटेगरी में आरक्षण का लाभ लेता है तो वो अधिकतम 45 की उम्र तक क्या कर सकता है, इन गैर वर्दीधारी पदों तक पहुंच कर सकता है। मतलब 45 की उम्र तक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो। ठीक, इसके विपरीत वर्दीधारी पदों की बात करें, जहां पर जैसे कि डीएसपी का पद है, फॉरेस्ट रेंज से रिलेटेड है, उनके लिए रखा गया है 33 वर्ष, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा 7 वर्ष कम की गई है। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा आरक्षण का लाभ मिल जाता है, अधिकतम 38 साल तक की उम्र तक। गैर वर्दीधारी पदों में भी अधिकतम 38 साल की उम्र, 38 ईयर तक जो है वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब उम्र, अब देखो मजेदार बात ये देखो कि आप सोच रहे होंगे कि भाई लास्ट दिन के एक दिन पहले ही क्यों जारी किया गया नोटिफिकेशन। वो इसलिए ताकि आयु की संगणना है वो 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जा सके। मतलब जो बंदा का मतलब लड़का या लड़की
जो लड़का या लड़की 1 जनवरी 2024 को 21 साल के हो गए हैं, यानी कि इसके पहले हो गए हैं या इसको भी हो गए हैं, तो वो एलिजिबल मान लिए जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद होंगे तो वो नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। हाँ, अब ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है शारीरिक मानदंड, जैसे कि गृह पुलिस विभाग के लिए, वाणिज्यिक आबकारी अधिकारी के लिए और जेल में जो डिप्टी जेलर है इनके लिए क्या किया गया है, कुछ शारीरिक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है भाई, ये फॉरेस्ट वाले के लिए है 21 से 40 वर्ष तक के लिए, और आयु संगणना वही रहेगा लगभग इसमें भी। एक मिनट एक मिनट, देखो भाई, फॉरेस्ट वाले पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छे से समझ लो। अच्छा पद है, जो एलिजिबिलिटी रखता हो वो जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर भरें। देखो समझो, पद का नाम अभी हम बात ही कर चुके हैं, सहायक वन संरक्षक, है ना। और किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो जाहिर सी बात है भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा। और ये भी हल्के में मत लेना, गजेटेड ऑफिसर होता है। फॉरेस्ट विभाग में जो भी सहायक वन संरक्षक रहेंगे वो भी गजेटेड ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, परमानेंट है और मजेदार या अच्छी सैलरी है। 56,000 से स्टार्ट है और 1,77,500 तक। देखिए, ये भी कोई कम नहीं है। 56,000 से स्टार्ट है और 1,77,500 तक, तो अच्छी खासी इसमें भी सैलरी है आप। और ये 7वें वेतनमान के अनुसार जारी की गई है। अब अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी, जिनको नहीं पता कि भाई इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, वहां पर ऑप्शन आता है। पहले तो क्या, अभी 2-3 सालों से पहले की अगर हम बात करें तो एक साथ ही नोटिफिकेशन रहता था, दोनों का फॉर्म एक साथ ही भरा हुआ जाता था। पिछले वर्ष उन्होंने थोड़ा सा बाद में जारी किया फॉरेस्ट का, तो बाद में फॉर्म भरे गए, बाद में सारों को, दोनों जो लास्ट में भर रहे थे वो एक साथ भर पाए। इस बार उन्होंने साथ ही जारी कर दिया, तो कोई झंझट नहीं, तुरंत आप 19 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। ठीक है भाई, इस बार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो तो भी आप फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र से हो, बस आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन तो उसमें भी चाहिए जो प्रशासनिक सेवा है उसमें भी चाहिए, पर यहाँ पर भी क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिग्री में। ठीक है, बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी आपको, किसी भी अच्छे वन से रिलेटेड जो विद्यालय वहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। फिजिकल आपका बढ़िया होना चाहिए थोड़ा सा, ये सारी है ना। फिजिकल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना। शारीरिक मानदंड बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक, फीस की बात कर लेते हैं। 250 रुपये जो कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, और बाकी जो EWS वाले हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। बाकी जो सामान्य कैटेगरी से है, अनरिजर्व कैटेगरी है, वो 500 रुपये की यहाँ पर फीस है। ठीक है, तो आप लोग, और बाकी कुछ करेक्शन वगैरह कराना पड़ता है तो लास्ट में अलग से पोर्टल चार्ज आपको देना पड़ता है। जो इस बार मध्य प्रदेश के नए जिले बने हैं, उन नए नोटिफिकेशन में वो अब 55 जिले में ही सेंटर को बना दिया गया है। पिछले वर्ष ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इस बार बढ़िया व्यवस्था है कि जो नए जिले बने हैं, जैसे कि अगर नए जिले की बात करें कि मऊगंज के जो निवासी हैं, क्या हो गया भाई, तो जो मऊगंज वाले हैं, वो भी मऊगंज वाले भी क्या कर सकते हैं, अपना जगह पर ही पेपर दे सकते हैं। सतना के पास में जो मैयर है, सतना से अलग हुआ मैयर, वो भी अपने स्थान पे ही अपना पेपर दे सकते हैं। और पांडुरणा वाले जो छिंदवाड़ा के लोग हैं, मतलब छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, वो भी अपना जगह पर ही पेपर दे सकते हैं। तो अपने अपने जिलों में सेंटर है, बाकी का तो सबको पता ही है कि अपने अपने जिलों में सेंटर आता है। चाहे तो आप दूसरे जिले में भी ले सकते हो, अगर आप कहीं दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये नोटिफिकेशन की बात हो गई, अब थोड़ा सा कुछ अपनी बात कर ली जाए। बड़ी अच्छी कविता ये रामधारी सिंह, नहीं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा
लिखी गई है। इसके कुछ शब्द मुझे याद इसलिए आ रहे थे कि कई लोगों से लास्ट टाइम से बात हो रही थी तो काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे थे। तो उनके लिए कहना है साहब, नर हो न निराश करो मन को। नर हो, नर मतलब आप सब मनुष्य, ऐसा मतलब नर का मतलब लड़का ही हो, लड़का लड़की दोनों, ठीक है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, मतलब ये जन्म हुआ आपका इस धरती पर, इंसान के रूप में आपने जन्म लिया, उसको कुछ तो सफल करो भाई। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इस जीवन का कुछ तो मोल निकले। क्या एक दो बार की असफलताएं आपको रोक पाएगी? रोक सकती है? नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के तमाम प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी कई सारी असफलताएं मिली है। सबसे बढ़िया उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब बनाने में 10,000 बार बंदा सफल हो गया पर हारा नहीं। तो तुम तो क्या 10 कुछ बार भी अगर असफल हो गए तो क्यों चिंता कर रहे हो भाई? बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अगर असफल हो गए तो संभलो, संभलो, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सद उपाय किसी ने भी किया है, अच्छा प्रयास किया है, इसी को परीक्षित सर की भाषा में समझाएं तो वो कहते हैं कि अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे मन से किया गया प्रयास हमेशा सफलता ही दिलाता है। सफलता में आपका अनुभव भी आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। तो संभलो की सुयोग ने जाए चला, मतलब कि ये अवसर बना है, ये मौका मिला है, ये फिर से ना चला जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, आपने प्रयास किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। पथ आप प्रशस्त करो अपना, ना तो भाई पूरी तरीके से मैं आऊंगा, ना कोई और, ना कोई और। ज्यादा मेहनत आप ही को करनी है, थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आपकी जर्नी को आसान बनाने का काम कर सकते हैं, बाकी जर्नी आपको ही तय करनी है ना। टीचर, कोचिंग संस्थान और तमाम प्रकार के जो सारी चीजें हैं, इनका केवल इतना महत्व होता है कि आपकी जर्नी को आसान कर सकते हैं। जर्नी तय नहीं कर सकते और ना ही तय पकड़ करके करवा सकते हैं, जर्नी को आसान करने का काम कर सकते हैं। तो पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अविलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। पद आपसे गले लगने के लिए तैयार है, आप तो जाओ उसकी तरफ कदम तो बढ़ाओ। चीन के बड़े फेमस दार्शनिक हुए 6वीं शताब्दी में, लाओ से, वो कहते हैं कि हर लंबा रास्ता, मीलों दूर का रास्ता एक कदम से ही तय होता है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो भाई? वो लंबा रास्ता आप भी तय कर सकते हो। सारी संसाधन तुम्हारे पास मौजूद है। आज का युग आईटी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे युग में ना तो आपके पास संसाधनों की कमी है, किताबों की कमी है, कोचिंग संस्थान की कमी है, टीचरों की कमी है, गाइडेंस की कमी है, और तो मैं तो कहूंगा कि कंफ्यूजन ज्यादा है, भीड़ भाड़ ही ज्यादा है, कमी नहीं है किसी भी। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, मतलब वो पद कैसे जा सकता है अपने हाथ से जब तुम्हें सब प्राप्त है। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो, यानी कि जो पद तुम्हें मिलने वाला है उस पद का आनंद, उस पद में रह करके, आनंद का मतलब केवल यही नहीं कि वहां की सुख सुविधाओं को भोगो, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। जो लोगों की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा वो एक बड़ी बात होगी। तो वो जो आनंद आपको मिलेगा, चिर स्थायी आनंद, जो लोगों की सेवा करने में, उनकी मदद करने में है ना, जो पावर आपको मिलेंगे उनकी मदद करने के लिए, वही है यहाँ पर। तुम सत्व सुधार पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो, द्वरूप रहे भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। तो अपने आप को डिमोटिवेट आप कभी ना समझें और कमजोर ना समझे अपने आप को। अरे क्या हुआ कि कई सारे टॉपर बाजी मार जाते हैं, जो बेस्ट करते आए हैं वो अगली बार भी बेस्ट करें। ज्यादा क्या जरूरी है कि हर बार बेस्ट करें? मेरे सामने से कई सारे उदाहरण हैं जो कि नायब तहसीलदार बन के बैठे हैं और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरी बार पेपर दिया तो ऐसा भी हो जाता है। तो अपने आप को कभी कमजोर ना को समझे। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरना तो सबको ही है, एक बार क्यों ना मेहनत करके, सफलता प्राप्त करके, कुछ अच्छा करके मरा जाए, है ना।
सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निधि साधन को। साधन मतलब जो रास्ता है, जो आपने डिसाइड किया है अपना गोल, तजना नहीं है, तजना नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। अब फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग बोलोगे कि साहब ये तो बड़ी दिक्कत है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये है वो है, कैसे कंटेंट इकट्ठा करें, वो करें, ये करें, ये करें। सारा दिमाग को क्या दही बना के रहोगे? करके विधिवाद न खेद करो। मैं नहीं कह रहा, मैथिली शरण गुप्त जी खुद कह रहे हैं, करके विधिवाद न खेद करो। ज्यादा समय तो हम इसमें लगा देते हैं कि सोर्स क्या चुने, पढ़ने की तुलना में ज्यादा सोर्सों की भरमार में ही समय बर्बाद कर देते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने में, ये करने में, वो करने में, सुबह उठो कि शाम के उठो, उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। चलना स्टार्ट करो, बहस मत करो ज्यादा। बनता बस उद्गम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। बनता बस उद्यम ही विधि है। उद्यम मतलब उद्योग जो लगाते हो, ये भी एक उद्योग है, मतलब एक प्रकार का प्रयास ही तो है। आप एंटरप्रेन्योर की तरह रिस्क तो ले रहे हो। मिलती जिससे सुख की निधि है, सुख मतलब वही जो आपका पद मिलेगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, क्या कह रहा है वो, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां आज भी जीवंत है, आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और हमें इसी प्रयास से फिर से उठना चाहिए और फिर से वापस करना है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई विल। और एक दिन हम जरूर जीतेंगे। लग जाओ दोस्तों, फिर से अपनी कमर बांध लो, है ना। यूं तनहा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। तो इसीलिए स्टार्ट करें अपनी जर्नी, और हम जरूर जीतेंगे। बिकॉज वी आर मेड टू विन, बिकॉज वी आर मेड टू विन, वी आर विनिंग दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं फिर।